एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि विश्व में डंका किसका बज रहा है। जी हां, राजनीतिक गलियारों में इसी बात को लेकर अभी चर्चाएं गर्म है कि विश्व में डंका किसका बज रहा है और भारत में इस वक्त डंका किसका बज रहा है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में डंका बजाने की जो परिपाटी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा शुरू कराया, वो अब राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम हिस्सा होने जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा अभी गर्म है। जब भी भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो वहां के जो भारतीय मूल के लोगों हैं उससे जाके एक संवाद कायम करते थे, उन लोगों को इकट्ठा करने का काम करते थे। यही परिपाटी आज तक नरेंद्र मोदी जी करते आए और भारतीय जनता पार्टी उसका मार्केटिंग यहाँ पर उनके प्रवक्ता के द्वारा, खुदी मीडिया के द्वारा इस बात को लेकर किया जाने लगा कि विश्व में डंका बज रहा है। निश्चित तौर पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री जब उस देश में जाते हैं तो उस देश के जो जो लोग हैं, उनके जो मूल जो है, वो लोग वहां पर जाकर अपने प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करते और मिलने के बाद खुशी जाहिर करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। बहरहाल हर चीज में नरेंद्र मोदी जी इवेंट के रूप में उसे पेश करते हैं। बढ़ा चढ़ा कर गोदी मीडिया जिस तरह से पेश करती है उसका राजनीतिक लाभ भी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को होता हुआ दिखता है। इसे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। जहां भी गए भारत प्रधानमंत्री जिस विदेशी दौरा में गए, ऐसे तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा करने वाले में भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना नाम लिखा लिया। ये जो पूरे 70 साल के इतिहास को देख लीजिए तो जितने प्रधानमंत्री ने जितनी यात्राएं नहीं की विदेश से, उससे कई गुना ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री ने विदेश का दौरा कर लिया। छोटे छोटे देशों का भी यात्रा करते चले गए। उसका क्या रिजल्ट आया, भारतीय राजनीति पे और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी क्या अहम भूमिका रही, इसको लेकर भी शक के बाजार गर्म है। विपक्ष के लोग लगातार इस पर शक के निगाह से देखते हैं। सरकार इसको कई मामले में उपलब्धियां गिनाते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, विदेशों का भारत में इन्वेस्टमेंट के बारे में सीना चौड़ा करने की बात तक जो है भारतीय जनता पार्टी कहते रही है। लेकिन आज ये सवाल इसलिए फिर खड़ा हो गया कि फिर राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा के बाद, क्योंकि ये पहला ऐसा दौरा है जहां राहुल गांधी सांसद नहीं है, एक आम नागरिक की तरह विदेशी दौरा में है। अमेरिका के दौरा में सैन फ्रांसिस्को में जो बात फिर राहुल गांधी ने कही, उसको लेकर भारतीय राजनीति में भी फिर बवाल मच गया है। फिर बवाल मच गया है क्योंकि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं वो बेवाक अंदाज में बोलते हैं, कड़ा सत्य का उपयोग करते हैं। तो ये बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो हरियाणा से आते हैं, अनिल विज जी, जो मंत्री भी हैं, जिस पर टैग लगा था कि वो राम रहीम के चेले हैं। याद कीजिए, जब राम रहीम पर जो है पुलिस शिकंजा कस रहा था तो उसके साथ में खड़े होते हुए दिख रहे थे अनिल विज जी। आज वो बात कर रहे हैं कि जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने विदेश में भारत का अपमान किया, भारत के हर नागरिक को राहुल गांधी का बहिष्कार करना चाहिए। उसी तरह देश उस वक्त अनिल विज से कह रहा था कि रेप के आरोपी राम रहीम को जिस तरह पुलिस शिकंजा कस रही थी और उसके पक्ष में खड़ा होने वाले को का भी पूरे भारत में बहिष्कार होना चाहिए। ये वही अनिल विज जी। हमारा इशू अनिल विज जी नहीं है। कोई ना कोई सुर्खियों में आने के लिए कुछ बात कह देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी को जिस हिसाब से विदेश के लोग सुनना चाह रहे हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने अपने कद काठी में लगातार बड़ा इजाफा किया और जिस हिसाब से भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में भीड़ उनके पास आई, ये कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने के लिए बहुत बड़ा दवाई का काम किया।
जब भी राहुल गांधी विदेश की यात्रा करते हैं तो अपने भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम की चर्चा करना नहीं भूलते। निश्चित तौर पर आप सुनिएगा, जिस तरह राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है और जिस तरह भारत में विपक्षियों की एकता हो रही थी, 2024 का परिणाम अगर जो है विपक्ष के लोगों के पास आता है तो उसका सबसे बड़ा अहम रोल भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम लेकर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे में क्या कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसा मानव है कि वो भगवान को भी समझा दे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनको इतना ज्ञान है कि वो भगवान को ही समझा सकते हैं, वो वैज्ञानिकों को भी समझा सकते हैं, वो इतिहासकारों को भी समझा सकते हैं। वो एक अद्भुत नमूना है। इस शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने कहा और जिसके बाद भारतीय राजनीति की बातें गर्म हो गई। राहुल गांधी ने आगे भी कहा कि देश में मुसलमानों की स्थिति अति दयनीय स्थिति में है। जिस प्रकार 80 के दशक में दलितों का जो यहाँ पर जो ये था, उसी के स्थान पर अब जो है मुस्लिमों का स्थान आ गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुस्लिमों को बड़े पैमाने पर जेलों में डाला जा रहा है। ये बात कहने के बाद भारत की जो राजनीति है उसका तापमान काफी बढ़ गया है। आप सोशल मीडिया को देखिए, आप गोदी मीडिया को देखिए, लोगों का वक्तव्य पर ध्यान दीजिए, तो सब लोग अपने अपने अंदाज से अपने अपने बातों को रख रहे हैं। याद कीजिए, जब राहुल गांधी मार्च में ब्रिटेन की यात्रा पर थे और ब्रिटेन में जो कहा, वो सबसे बड़ा प्रहार जहां नरेंद्र मोदी को किया ही था। उन्होंने आरएसएस पर उनको फांसीवादी और जो है वो बड़े प्रहार किया उस पर, आरएसएस को लेकर। उसके बाद आरएसएस की कई प्रतिक्रिया भी आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, उनका वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने उस वक्त मार्च में ये कहा था कि बोलने की आजादी पर सरकारें रोक लगा रही है। उनके फोन पे पेगासस लगाया गया, उनके माइक को पार्लियामेंट में जानबूझकर बंद कर दिया गया, जबकि उनकी माइकें सही थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त में जो भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो थोड़ा जटिल होता हुआ दिख रहा है। हर जगह पे आरएसएस के लोग को बैठाया जा रहा है। वो कहता है कि हैरत अंगेज बात इस बात का नजर आता है कि हर क्षेत्र में आरएसएस के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रेस, सब में आरएसएस की एंट्री के बाद कही। तो इस वक्तव्य के बाद मार्च महीने में राहुल गांधी का बयान से भी बवेला मचा था। आज फिर अमेरिका में भारतीय मूल को संबोधित करते हुए जो बात कही, उसको भी लेकर बवाल मचा है। तो क्या विदेशों में जाकर जो जिस हिसाब से भारत के मूल के लोग जिस हिसाब से अपने नेता को सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, उसकी मार्केटिंग भारत में होनी चाहिए। इस बात को लोग लेकर भी चर्चाएं गर्म रहती है, बात उस पर भी होती है। इसकी परिपाटी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। अभी जिस हिसाब से कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर अपनी बात को कहा और जिस हिसाब से प्रचार हुआ, ऐसा लगा जैसे कि भारत में भले उनका ग्राफ गिर रहा हो, लेकिन विदेश में अभी भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और विदेश उनको सुनना चाहता है। विदेश के हर लोग उसको सुनना चाहता है। जाहिर सी बात है कि भारत 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का जब प्रधानमंत्री कहीं जाएगा तो उसका सम्मान तो होना ही है। ये कोई नई परिपाटी नहीं है। याद कीजिए, मनमोहन सिंह के समय में भी जब अमेरिका में गए थे तो छाता लगाकर उनको गाड़ी तक पहुंचाया गया था। ये कोई नई बात नहीं है और इसके लिए मनमोहन सिंह ने कभी मार्केटिंग नहीं की। जब अमेरिका अर्थव्यवस्था में घिर गया था तो बराक ओबामा ने भारत के
जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था से निकालने का टिप्स मांगे थे। जापान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बढ़िया अवार्ड से, अपने बड़े अवार्ड से उनको सम्मानित किया था। उनकी क्वालिफिकेशन थी, लेकिन मनमोहन सिंह में एक बात थी, वो कभी इन बातों को लेकर मार्केटिंग नहीं की। वो बोले कम, उनका काम बोला। और निश्चित तौर पर जो 10 साल जो कांग्रेस में जो परिवर्तन दिखाई दिया या विकास के जो मॉडल तैयार किया, उसमें मनमोहन सिंह का भी अहम रोल था। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी हर बात को इवेंट के रूप में देखते हैं। चाहे चुनाव प्रचार हो, जिस लग्जरियस अंदाज से उनका हर कुछ होता है और उसकी मार्केटिंग जिस हिसाब से होती है, 5 किलो फ्री के अनाज में 20 किलो थैला का जो काम है, उनका पोस्टर छपने की बात है, विपक्षी लोग उसे फोटोजीवी का संज्ञा देते हैं। लगातार भारत में प्रधानमंत्री जी का जो कोकस था, जो उनकी करिश्माएं थी, जो उनको सुनने के लोग तावले होते थे, उसमें लगातार कमी होती जा रही है। दिन ब दिन आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पकड़ है भारतीय राजनीति पर, वो ढीला होता हुआ दिख रहा है। और कर्नाटक चुनाव के बाद दक्षिण के द्वार जिस हिसाब से बंद हो गए और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में जो बातें सामने आ रही है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदी पट्टी में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। और जो बात ममता बनर्जी कह रही थी कि एक समय आएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात की पार्टी बनकर रह जाएगी, वो होता हुआ दिख रहा है। यदि विपक्षियों का एका जिस हिसाब से अभी बताया जा रहा है, जिस हिसाब से प्रचार है इस बात को लेकर, एका हो गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही सिमट जाएगी। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी जो फैसले करते थे पार्टी के लिए, वो पत्थर की लकीर माने जाते थे। लेकिन आज पार्टी में भी उनकी पकड़ उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आज से 2-3 साल पहले थी। सब में कमी आ गई। याद कीजिए, जब लोग भारतीय जनता पार्टी से जो बगावत कर देते हैं या फिर नाराज बताए जाते हैं, उसके जब प्रधानमंत्री फोन करते हैं तो उसका भी रिजल्ट जो है ना, वो सामने नजर नहीं आया। कर्नाटक चुनाव में भी यही नजर आया। वो पर्सनल फोन किए, उसका भी रिप्लाई सही से नहीं हुआ और उसका असर होता हुआ नहीं दिखा। आने वाले जो नवंबर में चुनाव है, इस साल के अंत में जो चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना में, तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत अहम होगा। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गई और 40 लोकसभा सीट का बिहार हिंदी पट्टी का उत्तर प्रदेश के बाद बड़ा सीट माना जाता है, और मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का जो असर दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से लोगों का शिवराज सिंह चौहान के प्रति गुस्सा है, अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बदला गया तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा। अभी तो राहुल गांधी इस पर बड़ा ध्यान दिया है कि वहां पर मध्य प्रदेश में करीब कांग्रेस को 150 सीटें आएगी। ये दावा इस बात की ओर इंगित करता है कि निश्चित तौर पर इस वक्त में जो है कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आया है। और जिस हिसाब से राजस्थान का जो अशोक गहलोत और राजेश पायलट का जो बातें जी सचिन पायलट का जो झगड़े थे, जिस हिसाब से अभी सुलझा लिया गया, ये भी काबिले तारीफ है। कांग्रेस अपने जो कमी है उसको जिस हिसाब से फुलफिल कर रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हुई दिख रही है। अब ममता बनर्जी से दिग्गज राजनीतिज्ञ भी इस बात की ओर इशारा करने लगी कि कांग्रेस पार्टी जहां है कुछ सीटों को बंगाल में छोड़कर चुनाव लड़े, तो मैं 200 सीटों पर मदद करने के लिए तैयार बैठी हूं। अपने आप पे बड़ माने रखता है। और राहुल गांधी जिस हिसाब से अपने कद काठी में इजाफा किया, उनके बोल चाल में, और जिस हिसाब से भारत के लोग उनकी बातों को नोटिस लेने लगा,
खासकर अल्पसंख्यकों में, दलितों में, आदिवासी में उनकी जो पैठ बढ़ी, क्योंकि जिस हिसाब से लोग नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाही का रवैया दे रहा है, जिस हिसाब से ईडी, सीबीआई, आईडी का छापे पड़ रहे हैं विपक्षी नेताओं पर, और उस वक्त में और राहुल गांधी की आवाज जिस हिसाब से इन लोगों पर प्रहार करता है, निश्चित तौर पर नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत आज भारतीय राजनीति को है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। तो डंका किसका बज रहा है, मैं इस बारे में आपको स्पष्ट कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर कहीं पर बुलाया जाता है और उसको जो लोग सुनते हैं तो ये अपने आप में तो माना ही जाता है, लेकिन विपक्ष के नेता जो अभी खासकर राहुल गांधी है, उसको लगातार विदेश के लोग बुला के जिस हिसाब से सुन रहे हैं, वो सही मायने में डंका बजाने वाले वही नेता है। निश्चित तौर हम कह सकते हैं कि दोनों का अगर हम तुलना करें तो भारत के प्रधानमंत्री ही हैं, उससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के जिस तरह से नोटिस लोग ले रहा है विदेश में भी या देश की धरती पे भी, वो काबिल तारीफ है। हमारा वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे विनम्र निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।